Hey guys, Swap here. So I'm back with another videos on physiology. So in this video I'll covering hemostasis, hemoglobin and blood coagulation. So let's get started with hemostasis. So what is hemostasis basically? So hemostasis क्या होता है कि spontaneous stoppage of bleeding from any injured part. Like अगर आपको कोई कट लग गया तो वहाँ से blood loss हो रहा है तो वहाँ at a moment जब sudden blood stop होता है उस चीज़ को हम बोलते हैं hemostasis. So basically it includes three processes, that is vasoconstriction, formation of temporary hemostatic plug formation and formation of permanent hemostatic प्लग फॉर्मेशन. सो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका कोई भी पार्ट इंजर्ड हो गया, सपोज माई हैंड इज गॉट इंजर्ड, अब वहाँ पे कोई डैम कट लग गया, वो वहाँ पे इंजरी हो गई, तो उस केस में वहाँ से ब्लड लॉस होगा. अब ब्लड लॉस होगा तो वहाँ पे क्या होंगे, प्लेटलेट्स एधर हो जाएंगे. दैट मीन्स प्लेटलेट्स गॉट स्टिक टू दैट पार्ट एंड प्लेटलेट्स कहाँ स्टिक होंगे बेसिकली. अब ब्लड लॉस हुआ है तो ब्लड वेसल रप्चर होने की वजह से ब्लड लॉस हुआ है. सो टू द कोलेजन फाइबर्स, ब्लड प्लेटलेट्स गेट अधर टू द कोलेजन फाइबर्स ऑफ द रप्चर्ड ब्लड वेसल्स. एक बार वो अधड़ हो गई, वहाँ पे फिर वो सीक्रेट करेंगे एडीपी एंड थ्रोम्बोक्सिन ए2. जैसे ही वो एडीपी एंड थ्रोम्बोक्सिन ए2 सीक्रेट करेंगे और ज़्यादा प्लेटलेट्स अट्रैक्ट होंगे इस तरफ और एक्टिवेट होंगे. इस वजह से जैसे जैसे ज़्यादा प्लेटलेट्स अट्रैक्ट हो जाएंगे और एक्टिवेट हो जाएंगे, प्लेटलेट्स का एक कलेक्शन फॉर्म हो जाएगा. दैट मीन्स प्लेटलेट्स गॉट एग्रीगेट, दे फॉर्म एग्रीगेशंस एंड वो एग्रीगेशन की वजह से वहाँ पे एक लूज टेम्पररी प्लग प्लेटलेट फॉर्मेशन होगा एंड उसकी वजह से साइड वाइज एक बार तो टेम्पररी प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन हो गया. दूसरी तरफ क्या होता है कि फाइब्रिनोजन, दैट इज अब क्लॉटिंग फैक्टर फाइब्रिनोजन, वो कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में. और एक बार फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, वो अटैच होता है टेम्पररी प्लेटलेट फॉर्मेशन दैट इज फॉर्म राइट नाउ. फिर दैट मीन्स अब टेम्पररी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन वो लूज था, इट मीन्स इट कांट स्टॉप ब्लीडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. इसके लिए परमानेंट प्लग प्लेटलेट फॉर्मेशन बनना ज़रूरी है. सो देयरफॉर आफ्टर इट डेफिनेटिव hemostatic plug formation occurs. Here two points are important to note, that is in adhering, when the platelets got adhered, तो उस केस में the platelets जो adhered हुए हैं वो accelerate होती है by the von Willebrand factor and the aggregation of platelets. This aggregation of platelets is accelerated by the platelet activation factor, that is PAF, platelet activation factor. So we have done with the hemostasis. Now let's talk about the hemoglobin. So now if I talk you about the hemoglobin, then you all are very familiar with the hemoglobin, what is hemoglobin and basically hemoglobin क्या है, हमारे blood का color red किस वजह से, hemoglobin की वजह से. So if I talk you about the functions of hemoglobin, so functions of hemoglobin क्या हो गया, like transport of respiratory gases, वो respiratory gases का transport करता है, like oxygen का transport करता है and CO2 का transport करता है, like so, and also it helps in buffer action, it is responsible for the buffer action. सो अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की. तो एक हीमोग्लोबिन कंपोज रहता है एक तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन से और उसका हीम पार्ट से. अब ग्लोबिन प्रोटीन फर्दर इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स. अब 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती हैं वो 2 अल्फा 2 बीटा भी हो सकती हैं या फिर 2 अल्फा या 2 गामा भी हो सकती हैं. 2 अल्फा जो चेन्स होती है, 2 अल्फा चेन्स, इट कंपोज ऑफ 141 अमीनो एसिड्स, while the 2 beta chains are composed of 146 amino acids. This is a side fact, it's not so much important to know, but you just remember for your exams. Globin protein is composed of 4 polypeptide chains, that is 2 alpha and 2 beta, and also 2 alpha and 2 gamma. And heme part is composed of the porphyrin ring. Porphyrin is basically pyrrole ring. And if we talk about the types of hemoglobin, so basically hemoglobin is of 2 types, that is adult hemoglobin and fetal hemoglobin. Adult hemoglobin basically composed of 2 alpha and 2 beta chains, which we have talked about, 4 polypeptide chains जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा होती है. तो 2 अल्फा और 2 बीटा वाला जो केस है वो आएगा एडल्ट हीमोग्लोबिन में, और फीटल हीमोग्लोबिन में वही केस आएगा 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन्स होती हैं. एंड बेसिकली एडल्ट हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ कम होती है कंपैरेटिवली. अगर आप देखेंगे तो फीटल हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ उसकी अच्छी बाइंडिंग एफिनिटी, इट बाइंड्स मोर ऑक्सीजन एंड एज कंपेयर टू द एडल्ट हीमोग्लोबिन. सो नाउ लेट्स टॉक द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन. सो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या है, बेसिकली हीमोग्लोबिनोपैथीज होती है. लाइक अगर आपको इनहेरिटेंस डिसऑर्डर्स है, लाइक थैलेसीमिया के केस में दैट इज वो इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, दैट इज हीमोग्लोबिनोपैथीज. एंड नाउ वी टॉक अबाउट द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स. तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स आर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मिथ हीमोग्लोबिन एंड सेल्फ हीमोग्लोबिन.
So now if we talk about the synthesis of heme and globin protein, so heme part, basically heme part is synthesized from the succinyl coenzyme A and glycine in mitochondria, and the globin protein, and this globin part is synthesized in the ribosome. And when we talk about the configuration, we know with this four polypeptide, one polypeptide chain पे एक polypeptide chain पे एक heme group होता है, तो four polypeptide chain पे basically four heme group हो गए. Now let's talk about the fate of hemoglobin. So fate of hemoglobin is hemoglobin का आगे क्या होता है. तो basically hemoglobin है, it composed of globin protein, heme group, and basically the remaining part, heme is the remaining part, and this heme is the remaining part. It forms the biliverdin and then the bilirubin, and this bilirubin is excreted in the bile in liver. And this also there is heme is composed of iron and iron. This iron part forms the ferritin and is stored in the liver, and this is stored in the liver and is further reused and in the formation of the hemoglobin. So this is we have done with the fate of hemoglobin. सो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूँ हीम आयरन और नॉन हीम आयरन की, तो बेसिकली ये डाइटरी आयरन होते हैं. जो हीम आयरन होता है वो उसका सोर्स है फिश, मीट, चिकन लाइक नॉन वेज, एंड नॉन हीम आयरन इज फाउंड इन द वेजीज, ग्रेन्स एंड सीरियल्स. नाउ दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन जो है, अब आयरन जो है वो फेरिक फॉर्म में होता है, दैट इज Fe3+, एंड Fe3+ से Fe2+ में कन्वर्ट होता है, देन इट विल बी एब्जॉर्ब्ड. एंड अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन की बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफेरिन, एंड स्टोरेज ऑफ आयरन स्मॉल क्वांटिटी में अगर आयरन का स्टोरेज हो दैट इज वाया हीमोसाइडरिन फॉर्म, एंड लार्ज क्वांटिटी में वो फेरिटिन की फॉर्म में स्टोर होता है. यू जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट, स्मॉल क्वांटिटी में आयरन स्टोर होता है हीमोसाइडरिन की फॉर्म में, एंड लार्ज क्वांटिटी में वो स्टोर होता है फेरिटिन की फॉर्म में. सो दिस वी हैव डन विथ हीमोग्लोबिन. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. अगर हम ऊपर से देखें तो ब्लड कोएगुलेशन को हम समझा सकते हैं 3 स्टेप्स में. कि सबसे पहले तो बेसिक ये एक्सप्लेन कर सकते हैं एंजाइम कैस्केड थ्योरी से, जो है कि सबसे पहले बनेगा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. अब ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू बनता है अलग अलग, और विच वी आर स्टडिंग राइट नाउ. एंड फिर बनता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के बाद आता है कन्वर्जन ऑफ दिस प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन. अभी प्रोथ्रोम्बिन बनेगा एंड प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन में, एंड आफ्टर ऑल दिस conversion of fibrinogen into fibrin, and there are the blood clots. तो हम कह सकते हैं प्रोथ्रोम्बिन वाया कैल्शियम, that is the 4th blood clotting factor convert and prothrombin activate. Along with prothrombin activator, prothrombin got convert into thrombin. अभी थ्रोम्बिन क्या करेगा, अभी थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को, दैट इज फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर को कन्वर्ट करेगा फाइब्रिनोजन मोनोमर्स में. अभी फाइब्रिनोजन मोनोमर्स बने, अभी फाइब्रिन फाइबर्स में कन्वर्ट होंगे, एंड दिस आर क्रॉस लिंक फाइब्रिन फाइबर्स, जो हमने अभी देखा था ब्लड क्लॉटिंग में एसेंशियल है. दिट विल क्लॉट द ब्लड एंड फॉर्म्स द permanent hemostatic plug formation, which we have read right now before. So now let's see in detail this extrinsic pathway and intrinsic pathway for the formation of prothrombin activator. So सबसे पहले बात करते हैं extrinsic pathway की. तो extrinsic pathway में क्या होता है, basically factor number 3rd, that is टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन. अब टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है बेसिकली विद द वाया हेल्प ऑफ फैक्टर 7 दैट इज प्रो कन्वर्टिन, कन्वर्ट करता है फैक्टर 10 को, दैट इज स्टुअर्ट प्रोर फैक्टर इनटू एक्टिवेटेड फैक्टर. स्टुअर्ट प्रोर फैक्टर अभी इनएक्टिवेटेड स्टेट में था, उसको कन्वर्ट किया इसने एक्टिवेटेड स्टेट में, एंड देन दिस वंस द फैक्टर 10th is activated, that is Stewart Proer factor is activated via help of factor 5, that is labile factor, or you can say proacceleratin. It got converted into the prothrombin activator. That's how the prothrombin activator is formed via extrinsic pathway. अगर हम बात करें intrinsic pathway की, तो intrinsic pathway में क्या होता है बेसिकली फैक्टर नंबर 12 that is Hagman factor, and this Hagman factor is converted into factor number 12. This is activated, this still it is non-activated, but after the appliance of the kallikrein and high molecular weight kininogen, kallikrein and HMW kininogen, it got converted into 12th factor. The Hagman factor got activated, and this activated Hagman factor अब इस पे HMW kininogen, that is high molecular weight kininogen act करेगा वापस से, and it forms the factor number 11, that is plasma thromboplastin antecedent. अब ये plasma thromboplastin antecedent अभी inactivated में था, अभी convert हो जाएगा activated state में via HMW kininogen. And
एक बार ये कन्वर्ट हो गया 11th फैक्टर एक्टिवेटेड एंड देन वाया फैक्टर 7 दैट इज प्रो कन्वर्टिन और कैल्शियम की हेल्प से ये कन्वर्ट होता है फैक्टर 10th में दैट इज स्टुअर्ट पोअर फैक्टर and Stewart Power factor got converted into Stewart Power factor activated, that is 10th A. And after this 10th A factor, after this factor 10th is activated, it got converted into prothrombin activator and via phospholipid factor 5, that is labile factor and calcium. So far we have seen that prothrombin activators are formed via extrinsic pathway and intrinsic pathway. So अब बात करते हैं ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया है, अभी क्या करेगा? अभी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया है, अभी कन्वर्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में वाया हेल्प ऑफ कैल्शियम एंड अब ये थ्रोम्बिन बन गया है. अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? बेसिकली थ्रोम्बिन कन्वर्ट करेगा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, बट ये फाइब्रिन जो बना है अभी वो मोनोमर है तो इट कैन बी यूटिलाइज. सो इसका पॉलीमराइजेशन होगा एंड इट फॉर्म्स ऑफ फाइब्रिन पॉलीमर्स बट इट इज स्टिल लूज. सो यू रिमेंबर दैट वी हैव फैक्टर नंबर 13 फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर. अब ये फाइब्रिन जो पॉलीमर जो लूज है उसको स्टेबलाइज करेगा एंड कन्वर्ट टू फाइबर पॉलीमर दैट विच इज टाइट. And this fibrin further forms a permanent hemostatic blood formation and that's how our blood is clot. So I think you have understood how the blood is clotted. So now let's talk about the clot retraction. So clot retraction क्या होता है? बेसिकली clot retraction होता है ब्लड का कॉन्ट्रैक्शन. जो ब्लड क्लॉट बना है उसका कॉन्ट्रैक्शन 30 to 45 minutes आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ओजिंग ऑफ सीरम आउट ऑफ द क्लॉट. एक बार जो क्लॉट से सीरम आउट हो जाए उसके बाद ब्लड क्लॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इट इज नोन एज क्लॉट रिट्रैक्शन. एंड नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइब्रिनोलाइसिस, व्हाट इज फाइब्रिनोलाइसिस? बेसिकली प्लाज्मिनोजन कन्वर्ट होता है वाया टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर लाइसोसोमल एंजाइम एंड थ्रोम्बिन. टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर लाइसोसोमल एंजाइम एंड थ्रोम्बिन इनटू प्लाज्मिन एंड प्लाज्मिन और वी कैन से फाइब्रिनोलाइसिन. प्लाज्मिनोजन इज कन्वर्टेड और वी कैन से इट इज कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मिन और फाइब्रिनोलाइसिन एंड विच हेल्प्स इन डिजॉल्विंग एंड डाइजेस्टिंग फाइब्रिन थ्रेड्स. अब एक बार जो क्लॉट बन गया, अब क्लॉट को निकालना भी जरूरी है. आपकी अब क्लॉट बन गया, अगर क्लॉट परमानेंट तो रखना नहीं है, क्लॉट उसको निकालना जरूरी है. तो हाउ इट इज लाइसिस? इट इज वाया फाइब्रिनोलाइसिस प्रोसेस एंड वाया फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मिन और फाइब्रिनोलाइसिन which dissolves and digests the fibrin threads. Now there are certain tests for the clotting. First is bleeding time. तो bleeding time क्या होता है? बेसिकली एक बार आपकी बॉडी पे कोई कट लगा, दैट इज ब्लड जिस टाइम पे आया, जिस मोमेंट ब्लड आया एंड ब्लड जो है वो कब स्पॉन्टेनियस स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, जब ब्लड का हीमोस्टेसिस, द टाइम व्हेन ब्लड अराइज एंड स्पॉन्टेनियस स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, दैट इज हीमोस्टेसिस के टाइम तक, दिस इज नोन एज ब्लीडिंग टाइम एंड इट इज डिटरमाइंड बाय द ड्यूक्स मेथड. और इसकी ड्यूरेशन कितनी है? बेसिकली 3 to 6 minutes. और अगर हम बात करें परप्यूरा के केस में, परप्यूरा, तो उस केस में ये इसको ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो सकता है. इट कैन बी प्रोलॉन्ग्ड इन केस ऑफ परप्यूरा. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लॉटिंग टाइम, तो क्लॉटिंग टाइम क्या होता है? बेसिकली व्हेन द ब्लड अराइजेज, ब्लड कट लगा और ब्लड आया, वहाँ से लेकर कब तक क्लॉट बना, कितनी देर में क्लॉट बना, ये पूरी ड्यूरेशन जो होती है इसको हम कहेंगे क्लॉटिंग टाइम एंड इट इज डिटरमाइंड बाय द कैपिलरी ट्यूब मेथड. एंड अब क्लॉटिंग टाइम बेसिकली फैक्ट है कि ब्लीडिंग टाइम जब ब्लीडिंग बंद हुई है और क्लॉटिंग टाइम उससे डेफिनेटली ज़्यादा होगा, देन इट इज लिटिल मोर देन इट, दैट इज 3 to 8 minutes. ब्लीडिंग टाइम वॉज 3 to 6 minutes एंड क्लॉटिंग टाइम इज 3 to 8 minutes. एंड हीमोफीलिया, दैट इज X-linked genetic disorder. In that case of hemophilia, it is prolonged, it can be delayed. Now talk about the last, that is prothrombin time. तो प्रोथ्रोम्बिन के टाइम क्या होता है? बेसिकली अगर हम टिश्यू, प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है? जैसे अगर हम ब्लड में टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन डालें, थ्रोम्बोप्लास्टिन दैट इज आवर क्लॉटिंग फैक्टर 3rd. ये बेसिकली क्या होता है, किस वजह से होता है? अगर हमको प्रोथ्रोम्बिन का अमाउंट चेक करना है तो प्रोथ्रोम्बिन का अमाउंट चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है और इसकी ड्यूरेशन बहुत कम होती है, इट इज 12 seconds. अगर ये टाइम ज़्यादा आ रहा है, अगर इसका मतलब है बॉडी के अंदर प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर की कमी है या फिर फैक्टर जो है फैक्टर 1, फैक्टर 5, फैक्टर 7 एंड फैक्टर 10 की कमी है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थ्रोम्बोसिस. तो थ्रोम्बोसिस क्या होता है? बेसिकली ब्लड क्लॉट बनना. अब ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बना तो it could be dangerous and it known as thrombosis. and thrombosis के further complications आ सकते हैं, जैसे थ्रोम्बस बनना, एग्लूटिनेशन, थ्रोम्बस, एम्बोलिज्म. लाइक अगर क्लॉट बन गया और क्लॉट इज मूविंग इनसाइड एंड इट इज नोन एज एम्बोलिज्म और वी कैन से एम्बोलस. एंड इस्चीमिया, नेक्रोसिस
infarction, that is the death of tissue. And if we talk about the anti-clotting mechanism in the body, inside the body, आप ये सोचा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर भी इतना सारा ब्लड है तो वाई इट डजेंट क्लॉट, क्या रीज़न है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर का जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं हो रहा, उसको भी क्लॉट होना चाहिए, जबकि बाहर ब्लड आती है वो क्लॉट हो जाता है। इनसाइड कुछ फैक्टर्स है जिनकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता, सो विच विल रीड राइट नाउ। सो दे आर द फिजिकल फैक्टर्स। अब फिजिकल फैक्टर्स क्या हो गए, लाइक अगर हम बात करें ब्लड जो है वो उसका कंटिन्यूस सर्कुलेशन होता रहता है। अब ब्लड कंटिन्यूस मूव करता रहता है इस वजह से, लाइक आप ये कोई एग्जांपल से समझ लगते हैं, लाइक समटाइम्स यू स्टिर समथिंग, अगर आप कंटिन्यूस स्टर करेंगे किसी मिक्सचर को देन लम्प्स वॉन्ट फॉर्म इन इट। द सेम इज इन द केस ऑफ ब्लड, अगर कंटिन्यूस सर्कुलेशन है इस वजह से वो क्लॉट नहीं हो रहा है। एंड अनदर फिजिकल फैक्टर इज लाइक स्मूथ एंडोथीलियल ऑफ ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल जो है अगर वो स्मूथ एंडोथीलियल से बनी, अगर वही चीज़ रफ होती तो वहाँ पे वो उसका ब्लड का स्टिक होना का क्लॉट होने का चांस बढ़ जाता है एंड इट कैन कॉज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। एंड इफ वी टॉक अबाउट द केमिकल फैक्टर्स, तो केमिकल फैक्टर्स हो गए जैसे हिपैरिन। वी हैव रीड इन आर जूनियर क्लासेस ऑल्सो दैट हिपैरिन इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट ऑफ द नेचुरल एंटीकोगुलेंट। ऑल्सो द केमिकल फैक्टर्स लाइक थ्रोम्बोमोड्यूलिन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो सब इनएक्टिव स्टेट में है। अगर वो इनएक्टिव स्टेट में है तो बेसिकली वो क्लॉट नहीं करेंगे। क्लॉटिंग अकर्स ओनली इफ दोज फैक्टर्स आर एक्टिवेटेड। जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट, क्लॉटिंग तब तक नहीं होगी अगर वो फैक्टर्स एक्टिवेटेड नहीं है। वंस द फैक्टर्स गॉट एक्टिवेटेड तभी क्लॉटिंग होगी। एंड नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट देयर आर एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स इन द केस ऑफ vivo, that is in our body, in vitro, that is performed in the laboratory, and in vivo and in vitro. Examples of such anticoagulants are like heparin, coumarin like dicomaril, and warfarin derivatives, edita, it is Na2 edita and K3 edita. Also the oxalate compounds are there, citrates are there, venom of copperhead snake, and hirudin. So now we talk about the procoagulants or hemostatic agents. So what are their examples? They are like thrombin हो गया, snake venom, extract of lung and thymus, sodium or calcium alginate, oxidized cellulose. And at the last, now when we talk about some bleeding disorders, so कुछ अगर ब्लड क्लॉट नहीं हुआ तो उसकी वजह से कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। दे आर लाइक हीमोफीलिया, परप्यूरिया, वॉन विलीब्रेंड डिजीज। And so we have done with these, and if you have any doubt, confusion, then you can ask me in the comment section. And if you want a detailed video about any of the random topic in these like hemophilia or von Willebrand, any of these, then you can just ask me in the comment section. So just keep reading. Bye bye, lots of love, keep studying.